कभी कभी सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि कोई अपना हमें छोड़ दे, बल्कि ये होता है जब कोई अपना हमें बोझ समझने लगे। सवेरे की पहली किरणें धीरे धीरे बहती नदी पर पड़ रही थीं। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन सूरजपुर गांव के सबसे बड़े किसान रघु के घर में हमेशा की तरह सख्त आवाज गूंज रही थी। ओ माधव, दिन चढ़ गया और तुझे अभी तक चारपाई से मोह है। क्या सोच रहा है कि एक दिन ये घर तेरे नाम हो जाएगा? ये था रघु, घर का बड़ा बेटा, और जिससे बात कर रहा था वो था उसका छोटा भाई माधव, जिसे आजकल घर में अतिथि से भी कम अहमियत दी जा रही थी। अजी सुनिए, आप तो इसे कुछ बोलते भी नहीं। अब ये तो ऐसे घूमता है जैसे इस घर का राजा हो। जब से इसके माँ बाप मरे, इसने मेरे सिर पर बोझ बनकर बैठना सीख लिया है। हमारा बेटा शिवम पढ़ाई में अव्वल है और ये जनाब बस भैंस के पीछे पीछे घूमने लायक भी नहीं। हर शब्द एक चोट की तरह गिर रहा था माधव पर, मगर उसने अब तक बोलना नहीं सीखा था अपने लिए। भाभी, मैंने कोई गलती की क्या? गलती तुम्हारा होना ही गलती है माधव। अब बड़ा हो गया है तो अपने पांव पर खड़ा क्यों नहीं होता? क्यों खड़ा होगा जब रोज की रोटी बिना मेहनत के मिल रही है? माधव रोज खेत जाता था, पानी भरता था, मगर उन्हें दिखता क्या था? सिर्फ एक बोझ। भैया, मैं रोज सुबह कुएं से पानी भरता हूँ, खेत पर भी जाता हूँ। हाँ, और उसके बाद छांव में बैठकर अलसी के बीज फोड़ते हो। तुझे जो मिलता है ना, वो तेरे हक का नहीं, मेरी रहमदिली का है। अगर मेरे बस में होता तो कब का निकाल देती इसे, मगर आप ही तो ठहरे दया का पुतला। हंसी धीरे धीरे गायब होती है, सन्नाटा छा जाता है। उस आंगन में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि माधव इस घर का नहीं रहा। रात को वो आंगन में अकेला लेटा रहा। आंखें खुली थीं और यादें बंद दरवाजों से बाहर झांक रही थीं। तेरा साथ हमेशा रहेगा माधव। जब तक मैं हूं, तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा। वो बचपन की कस्में अब सिर्फ खोखले शब्द रह गए थे, और रिश्ते वो धीरे धीरे बर्फ से पत्थर बनते जा रहे थे। अगली सुबह माधव को निकाल दिया जाता है। बहुत हुआ माधव, तू अब इस घर में नहीं रह सकता। तेरा हिसाब आज खत्म। भैया, मैं कुछ भी गलत नहीं चाहता। बस निकल जा यहाँ से। और हाँ, जाते वक्त कुछ ले जाना मत भूलना, अपनी बेइज्जती। चलो अच्छा हुआ, एक मुसीबत कम हुई। अब घर में हवा भी ताजा लगेगी। जिस घर को वो अपना समझता था, अब वहाँ से उसे पराया कर दिया गया था। माधव ने माँ की पुरानी तस्वीर उठाई, कुछ किताबें और 2 जोड़ी कपड़े। उसके पास विरासत में कुछ नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान। ठीक है भैया, मैं कुछ मांग नहीं रहा कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। चाहिए था तो वो सिर्फ छाया, जो आज मुझसे छीन गया। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। कभी कभी कोई इंसान कुछ नहीं कहता, मगर उसकी चुप्पी एक पूरी कहानी कह जाती है। माधव जा चुका था, लेकिन अपने साथ सब कुछ नहीं ले गया। वो अपने पीछे रिश्तों की असलियत छोड़ गया था। कभी कभी अपनों के दिए जख्म अजनबियों के मरहम से ही भर पाते हैं, और एक घर जो कभी अपना था, उसकी दीवारें भी अजनबी हो जाती हैं। लेकिन किस्मत किसी मोड़ पर फिर एक घर बना ही देती है। जिसे घर से निकाला गया, वो अब राहों का हो गया था। कांधे पर झोला था, दिल में दर्द और आंखों में एक अधूरी पहचान। हे भगवान, मैंने घर से निकल तो गया,
पर कहाँ जाऊंगा? हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। हर रास्ता नया है, मगर दुख वही है। काश छांव तो छोड़ दी, अब धूप ही साथी है। पर शायद किसी मोड़ पर कोई दरख्त मिल जाए जो पराया न लगे। कोई तो ऐसा मिले जो बिना सवाल पूछे, बिना मतलब रखे अपना मान ले। वो एक मोड़ था जो किस्मत ने तय किया था, जहाँ एक माँ को बेटा मिलना था और एक भटका बेटा घर। अम्मा, क्या हुआ आपको? चलिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। बेटा, अब कोई सहारा नहीं रहा, तुम मिल गए, बहुत है। लगता है अब मैं इस दुनिया में बोझ बनाया हूँ। आप वैसा मत कहिए अम्मा, अब अकेली नहीं हैं आप। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ घर तक। कभी कभी एक छोटा सा आंगन किसी महल से ज्यादा सुकून देता है। ठीक है अम्मा, मैं अब चलता हूँ। अरे रुको बेटा, तुम कहाँ जाओगे इतनी धूप में? अम्मा, क्या पता अब किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। अरे वैसा नहीं कहते बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। माधव की आंखों से आंसू आ गए। एक पल के लिए लगा जैसे सारे दर्द भूल गया हो। मेरे बेटे की यादों के साथ मैं रह गई, अब तू ही है मेरा सब कुछ। रुक जा बेटा। अगर आप माँ कहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। माँ की बातों को कैसे टालूं माँ? जिसे खून ने अपनाया नहीं, उसे ममता ने अपना लिया। जिसे बोझ कहा गया, वो अब उम्मीद बो रहा था। हर मुस्कान में उसकी एक नई कहानी थी। माधव भैया, आप हमें पढ़ाओ ना प्लीज भैया, आप हमें पढ़ाओ ना। ठीक है, पेड़ के नीचे आज से स्कूल। चलो सब। जिसके पास कुछ नहीं था, वो अब बांटने लगा था प्यार, शिक्षा और सहारा। एक दिन माधव के मन में आया कि क्यों ना मैं एक दुकान खोल लूं। क्यों ना मैं एक दुकान खोल लूं? दुकान से कमाई भी होगा और इस बच्चों को शिक्षा भी दे पाऊंगा। पर पैसे की जुगाड़ किसी तरह हो जाता तो। तभी वहां से गांव की एक जमींदार गुजर रहा था। सेठ जी, एक दुकान खोलना चाहता हूँ जहाँ अनाज भी मिले और किताबें भी, ताकि पेट को खाने को भी मिले और बच्चों को दिमाग और ज्ञान भी। तेरी आंखों में सच्चाई है। पैसा देना आसान है, भरोसा कमाया है तूने बेटा। तुम मुझे बहुत पसंद आया, ले जा जितना चाहिए। आगे अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना बेटा, ठीक है? शुक्रिया सेठ, आपका ये मदद मेरे लिए बेहद बड़ी उपहार है। अब मैं चलता हूँ मालिक। किसी का भरोसा जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और वो भरोसा पूरे गांव वालों को माधव के ऊपर था। जिसे घर से निकाला गया, आज वो एक गांव का चेहरा बन चुका था। अरे ये देखो माधव भाई, गांव का हीरा। अरे हम माधव भाई को मानते हैं, उससे जैसा इंसान हमारे पूरे गांव में नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है। बेटा, मेरे बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता, पर तू उसे जी गया है। आपने माँ कहा था, मैं वहीं ठहर गया। अरे आप रघु हैं? आपका भाई माधव काम कर हमारे गांव में है। गांव का हीरा बन गया है वो। गांव वाले उसका फैन बन गए हैं। माधव जिंदा है? लालच की आंखें अब पछतावे की ओर मुड़ने लगी थीं। उसे बुलाओ, खेत बिकने को है, शिवम की फीस नहीं भरी, अब तो वही हमारा सहारा है। कुछ चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं होती, वो जख्म कुरेदती है। बेटा, तेरे बड़े भाई ने संदेशा भेजा है कि
उनको तू अब बहुत याद आता है। माधव बेटा, तेरे बिना अधूरा है, लौट आने को बोल रहे हैं। बेटा तू क्या करेगा? वो घर जहां मेरा नाम था, वहां इज्जत नहीं मिली। यहाँ नाम नहीं पर प्यार मिला। मैं अब वही हूँ जहां बिना शर्त मोहब्बत है। जो भी हो बेटा, वो लोग तेरे अपने हैं। जो रिश्ता में मतलब हो, उसमें अपने भी पराये लगते हैं माँ। रिश्ते खून से नहीं, अपनत्व से बनते हैं। और कुछ चुप्पियां सबसे ऊंची पुकार होती है। जो खुद छांव तलाश रहा था, वो अब किसी और की जिंदगी का दरख्त बन चुका था और वहीं उसका घर बन गया, जहां उसे सिर्फ प्यारा कहा गया था। कभी जिस घर में हंसी की गूंज थी, आज वहीं खामोशी ने डेरा डाल लिया था। माधव के जाने के बाद रघु के भीतर कुछ टूट गया था, पर अफसोस ये उसे बहुत देर से समझ आया। जिस दिन माधव गया, लगा जैसे बोझ हटा, लगता था चैन मिल गया। अब लगता है वो बोझ नहीं था, मेरा साया था। अब समझ आया, वो चैन नहीं, छांव चला गया था। खेत भी सूखे पड़े हैं और दिल भी। शिवम शहर में है, घर में खामोशी इतनी है कि जैसे दीवारें तक मुझे घूरती हैं। तेरा साया मजे में होगा और इधर तेरा बेटा फीस के लिए शहर में भटक रहा है। सरला के तानों में गुस्सा था, पर कहीं ना कहीं एक डर भी। घर का हाल बिखर रहा था और अब रघु भी। दूसरी ओर एक नया घर, नई माँ और पुराना दर्द। अम्मा के लिए माधव सिर्फ एक सहारा नहीं, एक अधूरा सपना था जिसे उसने बेटे की तरह जिया। बेटा पता नहीं क्यों मन बेचैन है। जाने से पहले रघु को देखना चाहती हूँ। अम्मा, मैं उसे खत लिखता हूँ। शायद अब वो इंसान बन गया हो। वो खत स्याही से नहीं, आंसुओं से लिखा गया था। और जैसे ही वो खत रघु के हाथों में पहुंचा, उसके सीने की दीवारें दरकने लगी। माधव, तू आज भी उतना ही बड़ा निकला जितना मैं कभी बन नहीं पाया। पापा अब देर मत कीजिए, वो चाचा आज भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज पापा जाओ ना, उनको लेके आओ ना। हमारे घर बिल्कुल सुना लग रहा है। जाओ पापा, लेके आओ ना। जब रघु उस पुराने घर में पहुंचा, दरवाजा बंद नहीं था, पर रिश्ता था और उसे खोलने के लिए बहुत साहस चाहिए था। माधव, माफ कर दे। तेरे एक धक्के ने मुझे सड़क पर ला दिया था रघु भैया। आज माफी के 2 शब्द क्या सब लौटा सकते हैं? ये कोई फिल्म नहीं थी। यहाँ माफी के लिए आंसू नहीं, अतीत के जख्म चाहिए थे। और फिर उस घर के सबसे पवित्र कोने से आवाज आई। एक माँ अपने अंतिम क्षण में दोनों बेटों को पास चाहती थी। अब जब तुम दोनों आ गए हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं। माफ कर दे अम्मा, मैंने ही तुझसे तेरा बेटा छीन लिया। और वही बेटा जिसने सब कुछ खो दिया था, आज अपने आंसुओं में सब कुछ लौटा रहा था। चिता की लपटें उस माँ के शरीर को जला रही थीं, लेकिन दोनों भाइयों के बीच की बर्फ को भी पिघला रही थीं। उसने मुझे जन्म नहीं दिया था, पर मुझे जिंदा किया था। और मैंने उसी के बेटे को जिंदा दफन कर दिया था। चल माधव, अब घर चल। शिवम भी तुझे याद करता है। वो घर अब घर नहीं रहा भैया। मुझे अब जरूरत नहीं दीवारों की, मुझे अब रिश्तों की छांव चाहिए जो यहाँ मिल गई। कभी कभी रिश्ते लौट कर नहीं आते, पर एक माफी उन्हें फिर से जिंदा कर देती है। रघु और माधव का रिश्ता अब फिर से सांस ले रहा है, शब्दों में नहीं, खामोशी में।